देख रहे हैं नेशन व्यू रमेश भट्ट के साथ। नमस्कार। खबरों पर अपना नजरिया बनाने के लिए जानना बेहद जरूरी है कि उसका असर आप पर क्या होता है। नेशन व्यू में सबसे पहले बात करते हैं 2017 के महादंगल की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कुल 690 सीटों पर यह चुनाव होना है। 7 चरण में यूपी में चुनाव होगा, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा। उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में सिर्फ एक ही चरण में चुनाव होगा और 11 मार्च को फैसला हो जाएगा कि जनता किस पर भरोसा करती है। तो ये 7 चरणों के चुनाव को आप देख सकते हैं। पहला 73 सीटों के लिए 11 फरवरी, दूसरा 67 सीटों के लिए 15 फरवरी, तीसरा 69 सीटों के लिए 19 फरवरी, चौथा 53 सीटों के लिए 23 फरवरी, पांचवा 52 सीटों के लिए 27 फरवरी, छठा 49 सीटों के लिए 4 मार्च और सातवां 40 सीटों के लिए 8 मार्च। साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कई कोशिशें कर चुका है। इस बार भी चुनावी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आयोग ने कई पहल की है, जिसमें उम्मीदवारों के खर्च से लेकर नए नियम बनाए गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की तरफ से क्या ऐलान पहली बार किए गए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने साफ सुथरे चुनाव के लिए कई पहल भी की है। पहली बार चुनाव में देश के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग खर्च की सीमा तय की गई है। मसलन यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में उम्मीदवार चुनाव प्रचार में अधिकतम 28 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे, जबकि मणिपुर और गोवा में एक उम्मीदवार के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए होगी। इसके अलावा कोई भी उम्मीदवार 20,000 रुपए से ज्यादा का खर्च चेक से ही करेगा। हर उम्मीदवार का बैंक खाता होना जरूरी है और चंदे की रकम भी इसी खाते में जमा की जानी होगी। There will be elaborate expenditure monitoring mechanism in place, our surveillance teams, our flying squads, and there will be complete enforcement of our enforcement agencies. There will be complete coordination. इसके अलावा चुनाव आयोग ने वोटर्स के बीच जागरूकता बढ़ाने और पोलिंग में ज्यादातर लोगों के हिस्सा लेने की दिशा में भी कई पहल की है। मसलन इस बार ये इंतजाम किया गया है कि सेना और अर्धसैनिक बलों में तैनात जवान इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे। इसके अलावा गोवा में वोट डालने के बाद वोटर को ये पता चल सकेगा कि उसका वोट किस पार्टी को गया है। चुनाव आयोग पहली बार वोटर्स के बीच जागरूकता के लिए वोटर गाइड देने की शुरुआत करने वाला है। साथ ही कुछ राज्यों में कुछ जगह महिलाओं के लिए अलग पोलिंग बूथ भी बनाया जाएगा। चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल होने वाली चीजों को इको फ्रेंडली रखने की कोशिश की है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। रविकांत राय के साथ धीरेन्द्र पुटीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी घमासान तेज होता दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ सवाल उठ रहे हैं, क्या इस बार बजट की तारीख चुनाव के बाद रखी जाएगी? केंद्र सरकार कह रही है कि इसकी जरूरत नहीं और विपक्ष चुनाव आयोग से गुहार लगा रहा है कि अगर चुनाव से पहले बजट लाया गया तो बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश कर सकती है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। सरकार बजट से पहले की चर्चा में मशगूल है, लेकिन ये एक नए सियासी घमासान की शुरुआत तो नहीं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से बजट की तारीखों में बदलाव की गुहार लगाई है। बीएसपी ने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्र सरकार 1 फरवरी को बजट पेश न करे। हमारे पास एक प्रत्यावेदन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से आया हुआ है, जिसमें उन्होंने इस दिशा में कमीशन से कहा है। कमीशन के कुछ पूर्व दृष्टांत वगैरह हैं, तो हम अभी उस प्रत्यावेदन का परीक्षण करेंगे और कमीशन की स्टैब्लिश प्रैक्टिस के हिसाब से जो उसमें उचित पाया जाएगा उसको आने वाले समय में उस पर विचार करेंगे। चुनाव आयोग अभी इस मामले पर विचार कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर वित्त मंत्री राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ माथापच्ची में जुटे हैं। सरकार कह रही है कि जो पार्टियां अब तक नोटबंदी को बीजेपी की मुसीबत बता रही थी, आखिर उन्हें बजट की चिंता क्यों सता रही है? ये वही दल है जो कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन की लोकप्रियता बहुत कम है, तो फिर वो बजट से क्यों परेशान है? 2012 में ऐसा किया गया था, जब यही 5 राज्यों के चुनाव थे तो 15-16 मार्च को बजट पेश किया गया था। तो इस बार देखिए, हर बार की परंपरा तो है नहीं। मतलब 2014 के चुनाव से भी
कुछ दिन पहले इंटरिम बजट पेश हुआ नहीं हुआ, हर चुनाव से पहले होता है, वो तो एक संवैधानिक आवश्यकता है। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि बजट पहले पेश किया जाए ताकि 1 अप्रैल तक खर्च के लिए पर्याप्त पूंजी मौजूद हो जाए, लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद विपक्ष का ऐतराज बढ़ता दिख रहा है। 5 राज्यों में चुनावी घोषणा होने के बाद तमाम विपक्षी दलों ने मांग उठाई थी कि चुनाव की तारीख के साथ में बजट की तारीखों में बदलाव किया जाए, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान जो दरिंदगी सामने आई उसका दर्द अभी ताजा है, लेकिन उसी रात शहर के दूसरे हिस्से में बेखौफ बदमाश एक लड़की से सरेआम छिड़खानी करते हैं और चंद लोग उसी सड़क के दूसरे सिरे पर खड़े होकर तमाशबीन बने रहते हैं। सवाल यह है कि क्या वो इन बदमाशों के साथी हैं, और अगर नहीं तो फिर क्या वो चुपचाप तमाशा देखकर बदमाशों का साथ नहीं दे रहे थे। बहरहाल मामला सीसीटीवी की कैद में हो गया है और पुलिस आरोपियों को ढूंढ रही है, लेकिन तस्वीरें देखकर सिर एक बार फिर शर्म से झुक जाता है। वो चीखती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन सुनसान सड़क पर उसे कोई मददगार नहीं मिला। दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी, लेकिन बेंगलुरु में मानो अपराधियों का बोलबाला था। जश्न में खलल की तस्वीरें हम देख चुके हैं, लेकिन ये तस्वीर भी उसी रात की है। एक लड़की सड़क पर अकेले घर लौट रही है कि तभी ये 2 बदमाश उसके साथ बदसलूकी शुरू कर देते हैं। करीब 1 मिनट का ये वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है। रात करीब 2:42 हुए हैं। इस गली के कोने पर यह लड़की ऑटो से उतरती हुई नजर आती है। वो सधे कदमों से शायद अपने घर की ओर जा रही है कि तभी एक स्कूटर पर सवार 2 लड़के उसे ओवरटेक करते हैं। लड़की कुछ पल को ठिठकती है। इसी बीच गली के कोने पर 2 गाड़ियां आकर रुक जाती हैं और तभी लड़की को ओवरटेक करने वाले बदमाश स्कूटर मोड़ते हैं, लड़की के पास लाकर खड़ी कर देते हैं और स्कूटर से एक लड़का उतरकर तेजी से लड़की की ओर बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। लड़की विरोध करती है, खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती है। वो लड़के को एक थप्पड़ भी जड़ देती है, लेकिन ये बदमाश उसे छोड़ता नहीं। तिलमिलाया बदमाश लड़की को स्कूटर की ओर खींचने लगता है, फिर अपने दूसरे साथी के साथ मिलकर छेड़खानी करता है और फिर जोर से उसे जमीन पर पटककर दोनों बदमाश फरार हो जाते हैं। इस पूरी वारदात को गली के दूसरी ओर खड़े कुछ लोग चुपचाप देखते रहते हैं, लेकिन ना तो वो लड़की की मदद के लिए आवाज उठाते हैं और ना ही पुलिस वालों को इसकी खबर देते हैं। और शायद तमाशबीन बने रहने की यही फितरत बदमाशों को हौसला देती है। और 4 या 8 लड़के खड़े हुए थे वहाँ पे, बस देख रहे थे। पता नहीं वो उन लोगों से मिले हैं या फिर अलग से हैं, या उन लोगों के, अगर वो अलग थे, उन लोगों के चीख से, चिल्लाने से वो लड़की बच सकती थी शायद। आमरीन का कहना है कि लड़की की चीख सुनकर वो बाहर आईं, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। सवाल ये है कि क्या इतने सारे घरों में से किसी एक ने भी लड़की की चीख नहीं सुनी, और अगर सुनी तो क्यों वो खामोश रह गए। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन। बेंगलुरु में सड़क पर दरिंदगी आपने देखी, ऐसी ही कुछ और शर्मसार करने वाली तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं राजस्थान से आई एक खबर। चुरू जिले के बीतसार में एक दरिंदे स्कूल टीचर की काली करतूत से इलाके के लोग सन्न हैं, क्योंकि जिस शिक्षक पर समाज के बच्चों को अच्छे रास्ते पर चलने की सीख देने की जिम्मेदारी होती है, उसी ने कुछ ऐसा कर दिया जो शिक्षक बिरादरी के लिए बेहद शर्मनाक है। राजस्थान में स्कूल टीचर बना शैतान। स्कूल की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात। अपहरण के बाद गैंगरेप की शिकार हुई 15 साल की नाबालिग। गैंगरेप के बाद भी नाबालिग पर हुआ अत्याचार। चूरू जिले के बिदासर में एक दरिंदे स्कूल टीचर की ऐसी घिनौनी करतूत सामने आई है, जिसने पूरे राजस्थान को शर्मसार कर दिया है। बिदासर के सांगसर गांव में एक निजी स्कूल के शिक्षक राकेश भार्गव ने अपने साथी के साथ मिलकर गांव की एक नाबालिग लड़की का पहले तो अपहरण किया और फिर उसका गैंगरेप हुआ।
एक का नाम है राकेश भार्गव जो मांगीलाल का है पुत्र है, और दूसरे का नाम है उसका रिश्तेदार है जो नरेश भार्गव। ये 2 लोग थे। ये 24 तारीख रात को जब बच्ची घर में पढ़ाई कर रही थी तो रात को आए और उस बच्ची को जबरदस्ती उठाया, मुंह बंद करके ले गए और उसके साथ हमारे गांव से ठीक 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे उसके साथ गलत काम किया। इस घिनौनी करतूत को अंजाम देने से भी बदमाशों का दिल नहीं भरा तो लड़की पर दोहरा अत्याचार हुआ, क्योंकि लड़की ने अपने साथ हुई घटना को माँ बाप से बताने की धमकी दी थी। इसके बाद तो चूरू के दरिंदों ने लड़की की एक आंख तक फोड़ दी, उसे जमीन पर गिराकर उसके शरीर को कुचल दिया। लड़की का इलाज जयपुर के SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। जब बच्ची उसने विरोध किया इस काम का तो उन्होंने मारपीट की, और उसके बाद में जब बच्ची ने बोला कि मैं मेरे पिताजी और माँ को बताऊंगी, तो उन्होंने बोला कि तुम बचेगी तब बताएगी। तो उन्होंने उसके साथ में बहुत ही बुरा काम किया और उसके बाद में उसके ऊपर से मोटरसाइकिल निकाली, बच्ची की बेहोश हो गई, कमर टूट गई और बच्ची कई जगह से इंजर्ड है। मौकाए वारदात से पुलिस को चप्पलें, मोटरसाइकिल, टूटे हुए प्लास्टिक के टुकड़े और खून के निशान भी मिले हैं। पूरे सूबे को हिलाकर रख देने वाली इस वारदात के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जो आरोपी हैं दोनों, वो उसी गांव में एक तो वहीं पर काम करता है, लड़की के घर का पड़ोसी ही है, वहां पर कार्य कर रहा है, और इसका ये किसी तरह से लड़की को जानता है या लड़की के बारे में कुछ जानकारी रखता है, इसलिए ये लड़के ने कहीं ना कहीं ये किया है। अभी और पूछताछ की जाएगी जब इस लड़के से, तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या इसमें कारण रहा इसके पीछे। प्रदेश के गृह मंत्री ने घटना को शर्मनाक बताया। देखो, केस तो बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई करनी थी वो दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया है। उनसे बाकी की जो कार्रवाई होनी है पुलिस के द्वारा वो हो रही है, और मैं सोचता हूं कि जितना जल्दी से जल्दी अभियुक्तों को सजा दिला सकें उसके लिए भी हम विशेष प्रयास हमेशा करते हैं। ऐसे केसेस में इसमें भी करेंगे। आरोपी राकेश भार्गव का पिता पीड़िता के घर के करीब ही प्राइवेट स्कूल चलाता है और आरोपी भी उसी स्कूल में बतौर शिक्षक काम करता है। लिहाजा इलाके के लोग भी सन्न हैं ये सोचकर कि कैसे बच्चों के जीवन का भविष्य संवारने वाले टीचर ने ही अपने ही पड़ोस की एक नाबालिग लड़की के जीवन को अंधकार में धकेल दिया। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के द्वारका इलाके से आई एक्सीडेंट की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर। महज 3 सेकंड में एक कार पहले एक महिला को कुचलती है और फिर दूसरी कार को टक्कर मार देती है। बताया जा रहा है कि कार एक नाबालिग चला रहा था। कार ने मचाया कोहराम। 3 सेकंड में 2 टक्कर, हवा में उछल गई महिला। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके की हैं। 1 जनवरी को इस कार के कोहराम ने एक परिवार पर गमों का पहाड़ तोड़ दिया। हादसे के इन खौफनाक पलों को एक बार फिर देखिए। सड़क पर सब कुछ सामान्य है। यह महिला सड़क किनारे चलती हुई तिराहे पर आकर खड़ी होती हैं। शायद कहीं जाने के लिए ऑटो का इंतजार है कि तभी सड़क की दूसरी ओर से एक कार तेजी से उस महिला की ओर बढ़ती दिखती है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इन तस्वीरों में ये कार जैसे ही नजर आती है, डर बढ़ा देती है। कार तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसे देखकर साफ लगता है कि वो ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं। कभी वो दाएं जाती है, कभी बाएं जाती है। ड्राइवर कार को रोकने के लिए शायद तेजी से ब्रेक लगाता है, इसलिए इस महिला तक पहुंचते पहुंचते कार रुकती दिखती है, लेकिन रफ्तार इतनी तेज है कि कार रुक नहीं पाती। टक्कर से बचने के लिए यह महिला दूसरी ओर भागने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो बच पाती, कार उससे टकरा जाती है। महिला उछलकर पीछे से आ रही वैगनार की छत पर जा पहुंचती है, लेकिन इसके बावजूद कार रुकती नहीं। वो इस वैगनार को भी टक्कर मारती है। लड़के पर जो एज पर JJ एक्ट जो कार्रवाई होनी थी, उनका एप्रीहेंशन मेमो बना करके उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में प्रोड्यूस किया गया और इसके फादर का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में चालान किया गया है। आई थिंक एज पर लोग देखेंगे, PP से भी और बात किया जाएगा। यदि अरेस्टिंग हो सकेगी तो जरूर करेंगे उसमें। बताया जा रहा है कि ये कार एक नाबालिग चला रहा था। हादसे के बाद भी शायद उसे कोई मलाल नहीं।
उतरकर इस महिला की मदद करने के बजाय वो तेजी से कार को बैककर रफू चक्कर होने की फिराक में है। लेकिन सड़क पर आ जा रहे लोग उसे घेर लेते हैं और इतनी देर में पुलिस वैन भी पहुंच जाती है। महिला को अस्पताल ले जाया जाता है। बताया जा रहा है कि उसे स्पाइनल इंजरी हुई है और वसंत कुंज के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल हालत स्थिर है, लेकिन खतरा भी बना हुआ है। इस घटना के बाद से एक बार फिर गंभीर अपराधों में शामिल होने वाले नाबालिगों की उम्र को लेकर बहस शुरू हो गई है। साथ ही वो माँ बाप भी कटघरे में हैं, जो अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी की चाबी देकर कई मासूम जिंदगियों को खतरे में डाल देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यरंजन राउतरे के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। ये खबर आई है यूपी के अमेठी से, जहां एक शख्स ने अपने घर के 10 लोगों की हत्या कर खुदकुशी कर ली। मरने वालों में कई बच्चे और महिलाएं भी थी। अमेठी में सामूहिक हत्याकांड से मचा हड़कंप। एक परिवार, 10 मर्डर और फिर सुसाइड। यूपी के अमेठी से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे शहर को सन्न कर दिया। यहाँ एक घर में 11 लोगों की लाशें बिछी थी। 10 सदस्यों को गला काट कर मारा गया था, जबकि घर के मालिक का शव फांसी पर लटका था। जैसे जैसे ये खबर फैली, इस घर के बाहर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए। पहले कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर किसने और क्यों पूरे परिवार को उजाड़ दिया। लेकिन दिन की रोशनी के साथ जब इस हत्याकांड के रहस्य से पर्दा उठा तो किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि 11 लोगों की मौत के पीछे कोई बाहरी शख्स नहीं, बल्कि खुद परिवार का मुखिया जमालुद्दीन था। जमालुद्दीन नाम का व्यक्ति है, जिसने अपने बच्चों को और परिवारजन को रात्रि में दवा पिलाई, जो कि उसकी पत्नी भी जिंदा है, इस बात को बता रही है। इसके बाद बेहोश हो गए। उसने जो है धारदार हथियार से गला जो है रेत दिया उनका और स्वयं को जो है फांसी लगा ली। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब परिवार की एकमात्र महिला इस वारदात में जिंदा बच गई। पूरी तरह से घायल इस महिला ने होश आने पर सारी कहानी बयां कर दी। सब लोग को दवा ना के दिए, अपने आप से ढक्कन से नाप नाप के सबको दिए। तो कहन कि अरे हम लोग कहा कि करछात दवा, तो कहन नहीं करछात है, लेकिन पानी के उससे ज़्यादा पानी न पे, लेकिन नघा ले जाए। तो हम लोग कहा ठीक है, उसका नघा लिया। बस दवाई पिए के बाद में बस हम लेटिन एकदम सोई गई न। फिर हमें पता नहीं न कहाँ भवा कहाँ नहीं भवा। बताया जा रहा है कि जमालुद्दीन आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उस पर अपने और अपने 2 भाई के बीवी बच्चों की जिम्मेदारी थी, क्योंकि उसके एक भाई की कुछ साल पहले मौत हो गई थी, तो दूसरा काफी समय से लापता था। पैसे की कमी के कारण घर में रोज कलह होती थी, जिससे तंग आकर जमालुद्दीन ने यह खौफनाक कदम उठाया। क्योंकि इसके साथ पूरा परिवार रहता था और ये और इसके 2 भाइयों की भी परिवार इसी के साथ रहता था। मृतकों में 8 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 1 से 15 साल के बीच है। अमेठी से पप्पू पांडे के साथ टीवी न्यूज़ नेशन।